is one of the talented teachers and has been the student. He has been teaching English language for 5 years in different institutes. He has graduated from University of St. John Furrow in English literature, and he's also silver medalist. And the topic that we're going to discuss today is history and complexity of English language. So let's welcome one and only Sir Bilal Ahmed. वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। सबसे पहले जो है हम सवाल ये करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप लिटरेचर से भी ताल्लुक रखते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है लिंग्विस्टिक में और लिटरेचर में, फ़र्क नहीं पता होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर? सबसे पहले हमारे पास बात ये आती है कि जब भी कोई स्टूडेंट दो फील्ड की तरफ ऑप्ट करता है, मतलब इंग्लिश की तरफ ऑप्ट करता है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक या तो वो लिंग्विस्टिक्स में अपना मेजर करे या फिर वो लिटरेचर में अपना मेजर करे। तो लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली हमारे पास जो ग्रामर की चीज़ें हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं, सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सेमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है, मतलब उसकी मीनिंग के हवाले से किस तरीके से मीनिंग जो है वो इंप्लीकेट होती है टू द माइंड्स ऑफ पीपल, और इसके अलावा किस तरीके से मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसके अलावा जो है वो हम डिकंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं लैंग्वेज में, कि लैंग्वेज को किस तरीके से सर्टेन प्रोपेगेंडास जो है परपेट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिंग्विस्टिक्स को अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, मीनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ने सिंपलीफाई बताया। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं दूसरी तरफ, तो लिटरेचर में हमारे पास जो डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में काम किया है, वर्क्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामाज हैं, हमारे पास पोट्री है, इसके अलावा आपके पास जो है वो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आती हैं लिटरेचर के अम्ब्रेला के अंदर। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादातर मतलब पोइट्री पढ़ना, जो है वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, अगर आप आइडियलिस्टिक हैं, अगर आप जो है वो मतलब एक अच्छी इमेजिनेशन रखते हैं, तो लिटरेचर आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी टीचर की तरफ, टीचिंग की तरफ जाना है, या मतलब अगर आपको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैसिनेट करती हैं, तो फिर आपके लिए लिंग्विस्टिक्स ज़्यादा बेहतर सूट रहेगी। सही। लिटरेचर में क्या ग्रामर भी मैटर करती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चेक करते हैं कि पोम्स होती हैं या कुछ भी सोनेट वगैरह, उनमें काफी तौर पर ग्रामर फॉलो नहीं की जाती है, तो ये क्या है? देखें, जब हम पोम्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बेसिकली मीटर और रिदम का जो है वो खेल ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा इंटरप्ले होता है मीटर और रिदम का। तो आपको कपलेट्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं कि आपका जो मीटर है और जो रिदम है वो इंटैक्ट रहे। तो उस दौरान जो बाजू का जो राइटर होता है हमारे पास, वो उस चीज़ को, जो ग्रामर होती है, ग्रामर का जो एक एस्पेक्ट है उसको सेकेंडरी रखता है ऑन रिदम एंड मीटर। तो ये वजह आती है। अदरवाइज अगर हम जनरली बात करें कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है। अच्छी ग्रामर के बगैर अच्छा लिटरेचर भी नहीं होता। और अगर ग्रामर में फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोज वगैरह में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, दैट इज नॉट कंसीडर्ड स्टैंडर्ड। सो ग्रामर इज द बेसिक थिंग। हाँ, पोएट्री में जैसा कि मैंने बताया कि रिदम और मीटर को प्राइमरी तौर पर रखा जाता है, मद्देनजर रखा जाता है। सही। और ओवरऑल अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की खुद की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी रही है, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज भी रही है, और अभी जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, इनमें काफ़ी फ़र्क है। मतलब अगर हम आज ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें उसकी मीनिंग समझ आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो डू यू नो दैट किस तरह ये वेरिएशन आई, किस तरह ये इवोल्यूशन हुई है? काइंडली एक्सप्लेन। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की हिस्टोरिकल रूट्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश जो है वो हमारे पास 5th सेंचुरी में स्टार्टेड, वहाँ से जहाँ जो है वो एंग्लो सैक्सन्स की जो ट्राइब्स थे उन्होंने इन्वेट किया इंग्लैंड पर। तो जब भी कल्चर्स आपस में मिक्स होते हैं, लोग आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट चेंजेस आती हैं। उसमें बहुत बड़ा एक चेंज जो आता है वो लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बताया कि अगर हम ओल्ड लैंग्वेज की बात करें, तो ओल्ड लैंग्वेज में हमें जिस तरह फॉर्म्स वगैरह मिलती है, वर्ब्स वगैरह, तो उसमें अगर हम इंग्लिश को उसकी उस वक्त की इंग्लिश को अगर आज हम देखते हैं, तो इट वुड बी अ बिट इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अस, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसका जो स्ट्रक्चर्स वगैरह और जो वोकैबुलरी वगैरह है वो डिफरेंट है। बट इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते फिर हमारे पास जो 11th सेंचुरी में नॉर्मन कन्क्वेस्ट आता है, तो फ्रेंच ने जो है वो इन्वेट कर दिया ब्रिटेन पर। तो फिर फ्रेंच लैंग्वेजेस के जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो असरात हैं वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो गए। अब जब ये दो पीपल आपस में कांटेक्ट में आए, तो अगेन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई, और फिर हमारे पास जो है वो चौसर किए जाती है, मिडिल इंग्लिश का पीरियड आता है।
मिडिल इंग्लिश के पीरियड की भी अगर आप इंग्लिश अगर आप देखेंगे, अगर वो आपको कैंटरबरी टेल्स अगर उसकी ओरिजिनल फॉर्म में अगर आज भी आप पढ़ेंगे तो वो आपको सही समझ नहीं है। ठीक है, तो मॉडर्न मतलब मिडिल इंग्लिश भी जो है वो काफी डिफरेंट है मॉडर्न इंग्लिश से। फिर आपके पास और स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फिर उसके बाद जो है वो ग्लोबलाइजेशन, तो दुनिया कनेक्ट हो गई। तो उसके बाद ये जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 18-19 सेंचुरीज में, तब जाके आपके पास इंग्लिश की जो अभी मौजूदा फॉर्म है वो हमें मिलती है। तो इस तरीके से हिस्ट्री में हमारे पास इंग्लिश सही। ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, ये बेसिकली इन्होंने इंग्लिश को ही क्यों चूज किया, या फिर इन्होंने क्या लैटिन और फ्रेंच का मिक्सचर बनाया, या सिर्फ लैटिन का मिक्सचर बनाकर इन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज तकलीफ की? कहाँ से क्रिएशन हुई इसकी? सैक्सन्स कौन थे, किस तरह इन्होंने स्टार्ट एंग्लो किया? सैक्सन्स बेसिकली आपके पास आप कह सकते हैं कि ये जो है वो पैगन्स थे जो कि यूरोप में रिसाइड करते थे। और आपको पता है कि 4th-5th सेंचुरी में हमारे पास जो है वो कन्क्वेस्ट का टाइम पीरियड होता है, तो एम्पायर्स एम्पायर्स भी का थे टाइम वहाँ, पीरियड रोमन है। तो एम्पायर। बॉर्डर्स आपको नहीं पता, आज आपके बॉर्डर्स हैं, कल जो है वो 200 माइल दूर होंगे आपके बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स फ्लेक्सिबल थे, तो इस वजह से जो है वो कन्क्वेस्ट जब इन्वेजन्स हुई तो कन्क्वेस्ट के नतीजे में दो पीपल्स आपस में कांटेक्ट में आए, तो उसकी वजह से हमारे पास ये लैंग्वेज डेवलप हुई। इसकी एग्जांपल हम बिल्कुल जो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री है उससे समझ सकते हैं कि जब अरब्स ने यहाँ पे इंडिया पे इन्वेड किया तो कितनी सारी चेंजेस यहाँ पर लेकर आए। तो उसमें से लैंग्वेज भी जो है वो एक चीज़ है कि हमारी जो उर्दू है उसमें आपको जो है वो डिफरेंट जबानों की भी जो है वो अमलगमेशन मिलती अच्छा, है। ये जब मैंने थोड़ा सा पढ़ रही थी इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि इंडिया की जो संस्कृत है, इवन उसकी भी वर्ड इंग्लिश में इंक्लूडेड हैं। एग्जैक्टली, तो अरबिक वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, फ्रेंच का काफी ज्यादा जो है वो रोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश हमारे पास आज जो है वो मतलब तकरीबन पूरी दुनिया ही बोलती है, तकरीबन हाँ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एग्जैक्टली। बोलती है। तो इस वजह से जब डिफरेंट पीपल जो है वो इंग्लिश को अपना रहे हैं, इंग्लिश को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो उस वजह से डिफरेंट लोगों के कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके जो बेसिकली जो उनकी वोकैबुलरी है वो इंग्लिश के अंदर आज भी आती जा रही है। और आज के दौर में इंग्लिश इतनी ज़्यादा डाइवर्स और वास्ट हो चुकी है कि उसमें बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। एग्जैक्टली, सही। तो क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज का इस तरह फेमस होना भी पार्ट है इंपीरियलिज्म का, या फिर कॉलोनियलिज्म का? देखिए, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की जब जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू लेना पड़ेगा। और वो ये है कि ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते, लुकिंग अपॉन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स के किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डेवलप हुई और उन्होंने इंडिया में आकर भी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज किया। इसके हमें डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं हिस्ट्री में। लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशंस थी जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा कि इंडियंस जो है वो हम ओरिजिन में लोग डेवलप करेंगे, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा वो ब्रिटिश होगा, उनका लाइफ स्टाइल ब्रिटिश होगा। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि उनकी क्या पॉलिसीज रही। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म की पॉलिसी उनकी थी। उन्होंने लैंग्वेज को एज अ टूल इस्तेमाल किया टू परपेट्रेट देयर यस आइडियाज, कॉलोनाइज करने के लिए, एक माइंडसेट चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आज के दौर में हम 21st सेंचुरी में ये बात करें कि ये इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक इंपीरियलिस्टिक और कॉलोनियल टूल है और इसे हमें फोर्सेट कर देना चाहिए, या फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोग जो है वो चाइना या जापान की एग्जांपल्स देते हैं कि वहाँ पर देखें वहाँ पर नेशनल लैंग्वेज जो है वो उनकी अपनी हो, फिर वो तरक्की कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश के बिना तरक्की कर सकते हैं। तो आई गेस ये जो जो ये एक आइडिया जनरेट किया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है, तो ये बिल्कुल फजूल आइडिया है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आज हमारे पास, आज पाकिस्तान या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लें तो इंग्लिश आज भी जो है वो मतलब एक मेजर क्राइटेरिया अदा करती है किसी भी बंदे की सक्सेस में। तो आज आप पाकिस्तान में रहते हुए, आपका कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर इंग्लिश नहीं सीखते और अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते, आप दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ चले जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यू आर चूजिंग द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। आज आप इंग्लिश सीखेंगे, आपको जॉब्स मिलेंगी, आपके लिए डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। काइंड ऑफ ऐसी थिंग बन चुकी है जो कि नेसेसरी है फॉर जी लाइफ एंड बिल्कुल फॉर स्टूडेंट्स लाइफ, सब लाइफ के लिए फिलहाल। बिल्कुल। अब जो ये सारा कॉलोनियलिज्म आ चुका है और हम एक समझे कॉलोनी बन चुके हैं सब लोग, टिल इंडिया, सारा आपका एशिया जो है ये कॉलोनी बन चुका है। क्या इज देयर एनी वे टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड टू कम आउट ऑफ दिस कॉलोनी? इज देयर एनी वे? ठीक है, डिबेट ये भी आती है लोगों के दरमियान कि कॉलोनियल मेंटालिटी जो है वो हमारी प्रोग्रेस को इम्पीड कर रही है। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज़ हमारी प्रोग्रेस को रोक रही है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म जो है वो 75 इयर्स वो खत्म हो चुका है हमारे यहाँ से, हमने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। आप वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है या नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। बट इंडिया की एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। आप देखें इंडिया का राइज कितना हुआ है, चंद्रयान 3 वो चांद पर जा चुके हैं, वो उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 2047 में इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब दोनों ही मुल्क एक साथ इंडिपेंडेंस दोनों ने हासिल की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कॉलोनियल मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तान के खित्ते को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है और वहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है।
ऐसा तो नहीं हो सकता, तो अदर फैक्टर्स आर एट प्ले। अच्छा, तो मीन्स व्हाट यू से इज दैट के 75 या 74 साल पहले जो हमें आज़ादी मिल चुकी है, तो अब तब से अब तक हम आज़ाद हैं, और यही आज़ादी है नहीं, जो मैं ये बात नहीं कह रहा कि हम आज़ाद हैं या नहीं है, और टू साइड्स में वो उस पे एक अलग डिबेट हो सकती है। सही। बट इन द सेंस मैं ये अपना पॉइंट पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलोनियल मेंटालिटी इज नॉट इम्पीडिंग पाकिस्तान's प्रोग्रेस। कॉलोनियल मेंटालिटी कहीं-कहीं पर आपको नजर आती है, लेकिन द रियल फैक्टर्स दैट आर इम्पीडिंग पाकिस्तान's प्रोग्रेस आर सम अदर फैक्टर्स। Like, don't you think that the mentality of an individual is also connected with the books and course that he or she is studying in the current era or the world? जिस भी एज में या era में वो लोग बोर्ड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उस वक्त जो किताबें वो पढ़ते हैं, जो वो कोर्स पढ़ते हैं, जिन लोगों से वो मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उनकी मेंटालिटी को इफेक्ट करती हैं। तो अगर हम उस दौर की बात करें, जैसे माउंटबेटन था, कोई से भी ये लोग थे अंग्रेज जो आए आपके यहाँ पर, तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि कॉलोनी करने के लिए एक तो उनका जो मेजर रूल था डिवाइड एंड रूल, मतलब इसके जरिए वो रूल करते थे, और दूसरा ये था कि उन्होंने कोशिश की कि इनका जो भी लिटरेचर है, जितना भी इनका लिटरेचर है, टोटली हम कर दें ट्रांसलेट इंग्लिश में, और उसको इस तरह ट्रांसलेट करें जैसे कि हम अपनी अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताएं, और जो रियलिटी है उसको हम एक दबा दें, विच इज नोन एज ओरिएंटलिज्म। अब इस ओरिएंटलिज्म की बिहाफ पर जो हमारी मेंटालिटी चेंज हुई है, क्या आप नहीं समझते कि उसका इफेक्ट या डिफरेंस आज तक हमारे जहनों में मौजूद है? देखिए, ओरिएंटलिज्म की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर आपको जो यूरोपियन राइटर्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉलोनियलिज्म, तो वो लिखा करते थे ईस्ट के बारे में, कि ईस्ट में जो है वो मतलब परसिक्यूशन है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईस्ट इज बैड एंड द वेस्ट इज गुड। तो ये उनकी जो है वो एक पॉलिसी हुआ करती थी, जिसमें मुझे एक बहुत फेमस वो हमारे रुडयार्ड किपलिंग है, उनकी वो में व्हाइट मैन्स बर्डन जो याद आ रही है, तो कहते हैं कि टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, सेंड फॉर your sons to exile to serve your captives needs। तो व्हाइट मैन्स बर्डन यानी कि जो आपका ईस्ट है उसका बर्डन भी आप पिक करें और उनकी हेल्प करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ओरिएंटल राइटर्स ने लिखा है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात आती है कि हमारे माइंड्स पर किस तरीके से असरअंदाज हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये जब कॉलोनियल टाइम पीरियड था उस वक्त ये काफ़ी असरअंदाज हुआ था, और हम जो है वो इंग्लिश से, उनके कल्चर से, उनके डिफरेंट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे और आज तक हैं। मतलब ये है कि आज भी अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो हम उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हो जाते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम वहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। आजकल की यंग जनरेशन है हमारी, वहाँ पर मूव कर रही है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में कितना बढ़ रहा है। हाँ, तो exactly. ये इसकी एक आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें कि हमने प्रोग्रेस क्यों नहीं की, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछें कि क्या हमने ओरिएंटलिस्ट राइटर्स या कॉलोनियल मेंटालिटी की वजह से प्रोग्रेस नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। इट इज़ वन फैक्टर आउट ऑफ 100 others। Okay, what could be one or two others that you would like to add? वो फिर हमारी डिस्कशन थोड़ी पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर जाएगी, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो जो है वो बेसिकली आपके पास हिंडर हुई है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेटली हिंडर हुई है। Don't you think तो that all that development or all the changes in the policies are also been determined by someone else, such as नो, आई डोंट थिंक कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो एक्सटर्नली इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब हमारे जो चेंज हैं, वो हाथों में जो चेंज है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। मैं ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि हमारे जो हाथों में चेंज है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही है। इट इज बेटर। राइट। अब जैसे अभी आपने बात की कि स्टूडेंट्स जो या फिर स्टूडेंट हो या फिर यूथ हो पाकिस्तान की, वो कोशिश कर रही है कि हम यहाँ से बाहर जाएं, काफी वो ट्रेंड हैं जाने के लिए, वो चाहते हैं कि बस कहीं से कोई रास्ता मिले और हम अपनी फैमिलीज को खुद देकर निकल जाएं। अब ये जो यहाँ पर सिचुएशन आती है, इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, दे आर contacting me only to have English language in speaking, to speak with foreigners, and their main motive and purpose is just to move away from here. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज एक हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, एक हार्मफुल चीज बन रही है या फिर नहीं, या पाकिस्तान खाली हो जाएगा? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज एक हार्मफुल चीज़ तो बिल्कुल नहीं बन रही। मैं इससे जो है वो इस बात से, इस पॉइंट से आगे नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। आप देखें, अगर जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, सो दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग इन दैट, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हो, आप 16 इयर्स एजुकेशन, 18 इयर्स एजुकेशन आप लेने के बाद भी अगर आपके पास जो है वो स्टेट फेल हो चुका है आपको जॉब्स देने में, जॉब्स क्रिएशन में, तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का बेसिक राइट है कि उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हो टू स्पेंड हिज लाइफ।
तो अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उसमें इंटायरली वो रोग नहीं है, इसमें स्टेट की भी जो है वो काफ़ी हिस्टोरिकली और कंटेम्प्रेरी भी गलतियाँ रही हैं, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रेन का जो है वो फिनोमेना राइज पर है। तो इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो है वो खाली कसूरवार नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप दूसरे फैक्टर्स में भी देखें तो आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज खोलती है। आज में बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की फील्ड्स में जो है वो इन्वॉल्व हैं, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं। आजकल जो लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, जो है वो बाहर के लोगों को क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स बनाकर उनके ज़रिए जो है पैसे कमा रहे हैं। तो ये सब किसकी बदौलत हो पा रहा है? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की बदौलत। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमें सिर्फ फॉरेन लोगों से बात करनी है इन फ्रीलांसिंग। वो कहते हैं कि हमें आप इतनी इंग्लिश सिखा दें कि हम उनके साथ बोल सकें, एंड व्हेन इट कम्स टू टीचिंग देम स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, ग्रामर एंड ऑल दैट, दे से नो, वी डोंट वांट टू नो दैट। हमें बस इतनी सिखा दें कि हम उनके साथ बोल सकें। सो सर, इज इट पॉसिबल कि आप किसी को इतनी लैंग्वेज सिखा दें कि वो बोल सके विदाउट ग्रामर, विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ना घर में है ना बाहर है, बस आपसे वो 5-10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा बात करें और आप उन्हें छोटे से लेक्चर में ये सिखा दें कि आप ये बोल दें, ये होता है? नहीं, ये इंटायरली पॉसिबल है, ये कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। जिस तरीके से आप मुझसे कहें कि आप मुझे 20 मिनट में प्लाटो कॉन्सेप्ट बता दें, हाँ। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज होती है तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर होती है, चीज़ें होती है, वोकैबुलरी होती है, आपके पास रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप ऑफ कोर्स अगर फॉरेनर से भी किसी से लैंग्वेज बोल इंग्लिश बोल रहे हैं और आप उसमें जो है वो एक सेंटेंस में 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन। तो इसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, और मतलब टाइम लेकर, थोड़ा टाइम, ये थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसीजर बन जाता है कभी इंग्लिश सीखने का। कभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने 1 साल इसमें लग जाता है। लेकिन मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो पेशेंट रहें इस प्रोसेस में, और सबर के साथ जो भी उनके टीचर्स जो है वो उनको गाइड वगैरह करते हैं उस पर वो ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज सीखना जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं क्योंकि लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज हम बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होती है जो है वो आप सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीख जाते हैं, बट सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होती है, और वो कॉन्शियस एफर्ट आपको जो है वो कोई एक मेंटोर, एक टीचर ही दे सकता है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सही इंग्लिश। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी टाइम ड्यूरेशन में ऐसे स्टूडेंट्स को मुकम्मल इंग्लिश सिखा दें या मुकम्मल बोलना या मुकम्मल लिखना सिखा दें? किसी भी छोटे, इवन हम 2 साल भी ले लें, 3 साल भी ले लें, इज इट पॉसिबल टू टीच देम द होल लैंग्वेज? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट इज समथिंग दैट हैज वेरिएशन एवरी न्यू डे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम 1 साल या 2 साल का टाइम पीरियड भी ले लें, तब भी हम जो है वो ये गारंटी नहीं कर सकते किसी भी स्टूडेंट को कि आपको जो है वो अब दुनिया का हर आर्टिकल आपको पढ़ना आएगा, या आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी, या आपको सब आ गया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लैंग्वेज है ये डेवलप होती जा रही है। हर साल जो है वो आपके पास इसमें नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तक का जो टाइम पीरियड अक्सर अकेडमीज बताती हैं तो उसमें यही होता है कि 6 महीने या 1 साल में आपको इतनी लैंग्वेज आ जाएगी कि आप एटलीस्ट किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे विदाउट मेकिंग एनी मेजर एरर्स। तो ये बेसिकली आइडिया होता है इसके पीछे। 6 महीने या 1 साल में जो स्टूडेंट समझते हैं कि हम बिल्कुल ही फॉरेनर बन जाएंगे, फ्लाउंड हो जाएंगे इतने, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको फर्दर अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है, और आप खुद से पढ़ना पड़ता है, आपको आर्टिकल्स रीडिंग करनी पड़ती है, वोकैबुलरी आपको जो है वो उससे टच में रहना पड़ता है, आपको लिसनिंग से टच में रहना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें ऐसे ऐसे डेवलप होती है और आप एक स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ पर आप जो दूसरों की लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर कर सकते हैं। सही। आजकल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो इट हैज बीन अ रियली वास्ट ओशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टेस्ट एज वेल। जैसे अगर कोई बाहर जाना चाहता है, पीपल आर हैविंग पीटी है, किसी का आईएलटीएस है, इन सब के अलग-अलग पर्पसेस हैं, अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम मेजर इनकी कॉमन बात करें तो कॉमन इनकी ग्रामर पर ही स्टैंड करती है। बाकी इन जो हैं टेस्ट जो हैं इनमें हमारी राइटिंग काफ़ी मैटर करती है। जैसे ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें, इवन सीएसएस की बात कर लें, बीसीएस की बात कर लें, ऐसे राइटिंग या रिटन इंग्लिश ज़्यादा मैटर करती है। तो क्या हम अगर किसी को सिखा रहे हैं, इज इट हैज़ 4 टूल्स, स्पीकिंग, रिटन, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये 4 चीज़ें क्या एक साथ सिखाई जा सकती हैं, या फिर हम इसको किसी अलग मेथड से सिखा सकते हैं? क्या इसके ऊपर आप आंसर है? ये 4 चीज़ें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। बेसिकली अगर आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उससे आपकी जो है वो राइटिंग के आपको स्ट्रक्चर्स पता चल रहे होते हैं, फिर अल्टीमेटली वो आप राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो उससे आपको जो है वो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट्स का पता चलता है, तो उसको फिर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि बेसिकली जहाँ तक राइटिंग की बात है, और राइटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है टेस्ट वगैरह में, तो इसके लिए ये होता है कि ये एक प्रैक्टिस
का मामला होता है बेसिकली इसमें, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है वो इसमें बेटर होते जाएंगे। राइटिंग की प्रैक्टिस हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। स्टूडेंट्स जो है वो लिखते नहीं है और उनको लिखवाना सिखाया भी नहीं जाता। सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंसेस बनाकर जो है वो पूरे इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं। तो इससे मतलब ये है कि राइटिंग जब स्टूडेंट को नहीं आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो डिप्लोमा करके बाहर आया है और आप उससे कहें कैसे लिखते हैं आप जरा, नहीं लिख पाएगा, तो हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। और फिर यही होता है कि जब वो फिर किसी टेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स, फिर उनको काफ़ी मेहनत लगती है। तो इससे बेहतर ये है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपका प्रोसेस, आप अंडर प्रोसेस हैं, उसी में आप जो है वो छोटे सेंटेंसेस के साथ साथ जब आपको छोटे सेंटेंसेस बनाना आ जाए तो फिर आप वो पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करें और फिर पैराग्राफ्स को अल्टीमेटली एसेस में कन्वर्ट करें। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और जो भी मुझसे जो है वो पूछते हैं तो उनको कि आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखें। आप अपनी पहले डायरी मेंटेन कर लें, छोटी कोई डायरी आप मेंटेन कर लें, अपनी डेली हैबिट्स लिखें, अपनी जो है वो हॉबीज लिखें, जो भी आपको अच्छा लगता है, डजंट मैटर एट ऑल, वो आप जरूर लिखें ताकि इससे राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होती रहे। सही। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है आजकल मुख्तलिफ फील्ड्स में और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स में अलग तरह से इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर हम बात करें बिजनेस इंग्लिश की, सो यू आर हैविंग डिफरेंट सेंटेंसेस। अगर हम बात करें शॉपकीपर्स की, दे हैव डिफरेंट इंग्लिश, एयरपोर्ट्स की डिफरेंट इंग्लिश। तो इस तरह इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अगर वो एयरपोर्ट भी जा रहा है, वो किसी बिजनेस पर्सन से भी मिल रहा है, अगर वो किसी शॉपकीपर के पास भी जा रहा है, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले। तो इसको हम किस तरह से आसान कर सकते हैं कि उसके पास एक बड़ी वैरायटी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, या फिर मुख्तलिफ सेंटेंसेस उसको आते हैं, ये कहाँ से कनेक्ट करें? वो इंटरनेट से कनेक्ट करें, बुक से कनेक्ट करें, या टीचर से कनेक्ट करें? नहीं, ये हमारे पास बेसिकली जो लोग अकेडमी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो अकेडमीज की रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ, उनका रेशो काफ़ी कम है। हम सिंध में देखें, पाकिस्तान में देखें, ज़्यादातर सिंध में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम है रेशो। डू यू थिंक कि छोटे लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ में तो होता है लेकिन हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को अवेल नहीं कर सकता है, डू यू थिंक कि छोटे लेवल पर हमें इनको कंडक्ट करवाना चाहिए और कहाँ और कैसे? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेमिनार्स है वो हमें ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में हमारे पास बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की जो स्कूलिंग है वो अच्छी नहीं है। स्कूलिंग ना अच्छी होने की वजह से जो है वो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में। और मतलब काफ़ी मैट्रिक के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि जो मतलब बेसिक प्रेजेंट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल क्या है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स का नहीं पता होता। तो उस लिहाज से जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जो ग्रास रूट लेवल है हमारा सिंध का, स्पेशली हैदराबाद का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सेमिनार्स बिल्कुल होने चाहिए और स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से आगे के काम आ सकती है। जहाँ तक अगर हम बात करें अर्बन सेंटर्स की, सिंध प्रोविंस में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हैदराबाद के डेवलप्ड एरियाज की बात कर लें, कराची की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ का जो स्टूडेंट है, he is not interested in learning basic structures because he has gone beyond that। तो उसके लिए फिर आपको जो है वो डिफरेंट अदर जो है वो स्टैंडर्ड लानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टैंडर्ड कोर्सेज जो है वो, एडवांस कोर्सेज जो है वो अकेडमीज को लॉन्च करने चाहिए ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को फर्दर जो है वो इनहेंस किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। माहौल फराहम किया जाए जहाँ पर डिफरेंट आपके पास रोल प्ले एक्टिविटीज़ जो हैं, और रोल प्ले एक्टिविटीज़ के जरिए आपको पता होता है कि फिर सिचुएशंस आप डेवलप करते हो डिफरेंट, उसके हिसाब से आप जो है वो लैंग्वेज को सिखा सकते हो बच्चों को। इसके अलावा जो है वो आपके पास एक और मेथड ये है कि आप मूवीज़ को इनकरेज करें, मतलब जो हेल्दी मूवीज़ होती हैं, कोई कार्टून्स मूवीज़ या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज छोटी, जिससे जो है वो बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिलती है। तो ये मेथड्स हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, थिंग्स के लिए। सही है। अब देखें, एक तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑप्शन करे कोई इंस्टीट्यूट, तो अगर करना चाहेगी भी तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी करंटली एक बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बाकायदा एक बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर। जैसे सीईओज होते हैं किसी भी कंपनीज वगैरह के, अगर वो करते भी हैं तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, काफी हो चुकी है और अभी भी हो रही है। अभी जो हमने आईएमएफ के कुछ देखे थे, अभी जो वो हुआ था, साइन पेपर हुआ था, शायद अभी जो करंट पॉलिसी आई थी आईएमएफ की, उसके ऊपर लिखा हुआ था, बाकायदा मेंशन था कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड वी डोंट नो हाउ मच प्राइवेटाइजेशन कैन ब्रिंग अप कैपिटलिज्म। तो ये प्राइवेटाइजेशन का और गवर्नमेंट का अगर हमारे पास एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है,
तो क्या इसके नतीजे में आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उभर कर आएंगे या फिर ऐसा कभी होगा ही नहीं? नहीं, देखिए ये आईएमएफ ने जब ऑफ कोर्स पाकिस्तान को लोन वगैरह या कोई भी जो है वो बेल आउट पैकेजेस वगैरह देते हैं तो उसमें उनकी एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन वगैरह और डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो उन्होंने बेशक पाकिस्तान ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन होगी, पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो भी रही है, लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की या हमारे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हुई। दैट इज अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट। अगर उनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो ऑफ कोर्स फिर आपके पास एक जो है वो कैपिटलिज्म की बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉर्म पाकिस्तान में नजर आएगी और इस पर जो है वो माशरे के जो आपके पास वल्नरेबल तबके हैं वो काफ़ी हर्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो है वो हमारे पास कोई अभी तक फ्यूचर में कोई फोर्सिबल फ्यूचर में ऐसा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो ऐसा कोई डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट, ये डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला फिलहाल। अब इसकी अगर हम बात करें इंडो यूरोपियन इंग्लिश की, जो कि स्टार्ट हुई है सैक्सन से, राइट? अब वहाँ जब ये लोग थे तो रोमन एम्पायर थी, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपकी जो है इक़्तिदार में आई, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये सब कुछ। क्या आपको लगता है कि इंग्लिश इज आल्सो वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज? इंग्लिश ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज इन अ सेंस है कि इसके हिस्टोरिकल रूट्स जो है वो हमें इन्वेजन्स वगैरह में और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मिलती हैं। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो इंग्लिश एक रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज है और इंग्लिश ने काफ़ी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो काफ़ी पॉलिटिकल जो आपके पास एस्पेक्ट है उसमें काफ़ी रोल अदा किया है। जिस तरीके से भी हमने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बात की थी, और आज तक भी अगर आप देखें तो इंग्लिश को जो है वो आपके पास इसलिए डिफरेंट एजेंडास परपेट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डेराइडा जो है वो डिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ये लिखते हैं कि किस तरीके से जो आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिस तरीके कैपिटलिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट हैं या फेमिनिस्ट हैं, तो ये किस तरीके से लैंग्वेज को जो है वो डिज़ाइन करते हैं टू फर्दर देयर आइडियोलॉजीज। तो ये बिल्कुल लैंग्वेज में ऐसा होता है और इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। तो इन दिस सेंस हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंग्लिश एक रिवोल्यूशनरी लैंग्वेज है। पहले मैं कहूँगी एक नट शेप में आप ये इनको समझा दें व्यूअर्स को कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या फर्क है, या फिर कैपिटलिज्म क्या है? नट शेप में बस कैपिटलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है? देखिए, कैपिटलिज्म में हमारे पास जहाँ तक कैपिटलिज्म की बात है तो कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, क्लासेस फायर, जो कि एडम स्मिथ और दीगर जो आपके पास डिफरेंट राइटर्स है, यूरोपियन राइटर्स हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें आपके पास ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और आपके पास फ्री कंपटीशन होता है, जिसमें मार्केट के जो वल्नरेबल तबके हैं, जो गरीब हैं फॉर एग्जांपल, उनका कोई ख्याल नहीं होता, जो मार्केट जो है वो सिर्फ आपके पास डिमांड और सप्लाई की फोर्स कर रही होती है। जहाँ तक हम बात करें कॉलोनियलिज्म की, तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जो है वो डिफरेंट फॉरेन पावर आकर किसी इंडिजिनस लैंड पर कब्जा करते हैं और वहाँ के लोगों को अपनी जो तौर तरीके वो सिखाते हैं और वहाँ की रिसोर्सेज से फायदा उठाते हैं। ये हमारे पास कॉलोनियलिज्म है। इंपीरियलिज्म की अगर हम बात करें तो इंपीरियलिज्म ये कहा जाता है दुनिया में कि आज कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गया मोस्टली, लेकिन इंपीरियलिज्म आज भी मौजूद है। तो इंपीरियलिज्म इज मोर एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें जो है वो आपके पास माइंड से ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आज जो है वो आप वेस्टर्न दुनिया की तरफ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे ये बात ली जाती है कि दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म बेसिकली लोगों को कंट्रोल करना थ्रू योर आइडियोलॉजीज, थ्रू डिफरेंट methods, through media, through propaganda, through newspapers and all that. That's really amazing. ये जो terms हैं काफी important terms हैं. One must know who is living in the society or in the world. English terms हैं, everybody should know them. That's really amazing to have you in podcast. Thank you so much for being here. Inshallah, we will call you next time as well. I hope that you all like this podcast, which is second podcast, and whatever we have spoken, especially the guest who has given you a lot of knowledge, you will have it in your life and you will use it every time when you want it. Hope to see you in third podcast. Until that, Allah Hafiz. See you.